हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप जान रहे हैं फाइनली सभी एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं और एग्ज़ाम्स ओवर हुए लगभग 15 डेज़ हो चुके हैं। यानी कि आपको मालूम है 31 जुलाई को आपका एनटीपीसी का लास्ट एग्ज़ाम था, एनटीपीसी 7th फेज़ का लास्ट एग्ज़ाम डेट था। और आज 15 अगस्त है यानी कि इंडिपेंडेंस डे, और कल आपका आंसर की भी आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब लगभग मतलब कि ये कहा जा सकता है कि एग्जैक्टली कट ऑफ कितना जा सकता है। जब तक एग्ज़ाम ओवर नहीं हुआ था तब तक बहुत से कन्फ्यूज़न बने हुए थे कि अगली शिफ्ट कैसी होगी, अगला फेस कैसा होगा। तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे, तो फिर भी मैंने आपको कट ऑफ देने का प्रयास किया था और लगभग अभी भी मैं वही कट ऑफ दूंगा, कुछ अलग नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, जब एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं तो कन्फर्मेशन की परसेंटेज बढ़ गई है, और जब आंसर की आ जाएगा तो वहाँ से और कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आंसर की के बाद आपको मालूम है कि बहुत से लोगों के मार्क्स अचानक डाउन हो जाते हैं। जो लोग फेंकते हैं मैं 80 पा जाऊंगा, मैं 85 पा जाऊंगा, मेरे को 95% है, मेरे को 90% है, तो वो लोग क्या करते हैं लास्ट में आके 50-55 पे जाके लटक जाते हैं, फिर पूछते हैं कि मेरा क्या चांस है, मेरा क्या चांस है। ठीक, तो ये बातें कल से स्टार्ट होंगी, अभी आज से नहीं स्टार्ट होंगी। लेकिन अभी एग्जाम पूरी तरीके से ओवर हो चुका है। तो 7th फेज वालों के बारे में मैं नहीं बता पाया था, 7th फेज वालों को नहीं बता पाया था कट ऑफ कितना जा सकता है उनके एग्जाम के बाद। तो हम बात करेंगे कट ऑफ कितना जाएगा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोग का बार बार रहता है, क्या कट ऑफ पोस्ट वाइज बनेगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपने हर एक वीडियो में बोला हूँ कट ऑफ पोस्ट वाइज नहीं बनेगा। मैं अपने हर एक कट ऑफ के वीडियो में बोला हूँ, मैं अब तक का लगभग 3 या 4 कट ऑफ का वीडियो अपलोड किया हूँ। ठीक है, सभी का मैं अभी लिंक दे दूंगा, आई बटन में देख लीजिएगा, कहीं भी मैं अलग नहीं बोला हूँ। ठीक, और मैं हमेशा यही बोला हूँ कट ऑफ पोस्ट वाइज नहीं बनेगा फ्रेंड्स, कट ऑफ कंबाइंड बनेगा, सिंगल बनेगा। ना तो पोस्ट वाइज बनेगा, ना तो क्वालिफिकेशन वाइज बनेगा। यहाँ पे कट ऑफ जो है आपका अंडर ग्रेजुएट का और ग्रेजुएट का दोनों एक साथ बनेगा, कंबाइंड बनेगा, यानी टोटल एक ही रिजल्ट आएगा, एक ही कट ऑफ आएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल कैटेगरी वाइज वेरी करेगा कट ऑफ, और जोन वाइज वेरी करेगा कट ऑफ, ना कि पोस्ट वाइज वेरी करेगा, और ना ही आपका कह सकते हैं क्वालिफिकेशन वाइज। दोनों बात में यहाँ इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन हाँ, जो आपका CBT 2 होने वाला है वो आपका अलग अलग होने वाला, वो सही है फ्रेंड्स। CBT 2 एक ही बार में नहीं हो पाएगा, वो आपका पोस्ट वाइज होने वाला है, वो लेवल वाइज होने वाला है। लेवल 1, लेवल 2 ऐसे आपका नाम नाम मालूम है। तो लेवल 1 तो उसमें होता नहीं, लेवल 1 ग्रुप डी में आता है, इसमें लेवल 2 से स्टार्ट हुआ है। तो लेवल 2 का अलग डेट पे एग्जाम, लेवल 3 का अलग है, लेवल 4 का अलग, लेवल 5 का अलग, ऐसे ऐसे डेट वहाँ दिया हुआ है। ठीक है, वो अलग अलग डेट पे होगा एग्जाम। तो एग्जाम में भी थोड़ा लंबा समय लगने वाला है, उसमें आपको मालूम होगा। ठीक है, एक शिफ्ट में एक लेवल का डाल देंगे तो एक शिफ्ट में एक लेवल डाल देंगे, लगभग 4-5 दिन एग्जाम चल सकता है। एग्जाम डेट के बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे, अभी हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आपका तीसरा सवाल होता है कि नॉर्मलाइजेशन से किसे फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन से फायदा आप जानते हैं, सिंपल सी बात है कि जिसका शिफ्ट अगर टफेस्ट में आ रहा है या मॉडरेट में आ रहा है, मतलब बाकी के कंपेरिजन में, तो उन्हें फ़ायदा मिलना ही मिलना है। ठीक है, अब उस पर आप एक एक और सवाल आपका आ जाता है, क्या यहाँ एक्यूरेसी मैटर करेगा। कि मान लीजिए कि मेरा मतलब शिफ्ट था मॉडरेट में था या फिर टफेस्ट में था, लेकिन मेरी एक्यूरेसी थोड़ी ख़राब हो गई, मैंने पूरा 100 अटेम्प्ट कर दिया और मेरा केवल 75 सही हुआ है, मेरा 25 गलत हो गया, एक्यूरेसी मेरी 75% हो गई है, तो क्या एक्यूरेसी की वजह से मेरा मार्क्स घट जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, रेलवे और एसएससी में नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी कहीं मैटर नहीं करता है। एक्यूरेसी केवल बैंकिंग सेक्टर में मैटर करता है, आईबीपीएस मैटर करता है, एसबीआई वगैरह में मैटर करता है। ठीक है, पिछले बार मैं भी एग्जाम दिया था, मेरा बहुत जल्द रॉन्ग हुआ था, लेकिन फिर भी मेरे नॉर्मल में 22 मार्क्स बढ़े थे। ठीक है, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक्यूरेसी आपका मैटर नहीं करने वाला है। ठीक, तो आपका जो भी होगा आपके मतलब कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे डिपेंड करता है, कितना अटेम्प्ट कितना सही हुआ है, वहाँ एक्यूरेसी आपके नॉर्मल फॉर्मूला में कहीं भी यूज़ नहीं होता है। केवल बैंकिंग सेक्टर में ही एक्यूरेसी को यूज़ किया जाता है नॉर्मल फार्मूला में, अदरवाइज रेलवे एसएससी वगैरह में सब नहीं यूज़ होता है। यानी एक्यूरेसी यहाँ मैटर नहीं करने वाला है, और अब कट ऑफ पोस्ट वाइज भी नहीं बनने वाला है। अब हम बात करें जोन वाइज कट ऑफ, तो फ्रेंड्स हम पहले ही बहुत बार जोन वाइज कट ऑफ दिए हैं, लेकिन अभी क्या है, अभी एग्जाम फाइनल हो चुका है, तो फिर एक बार फिर से जोन वाइज कट ऑफ देने की जरूरत है। ठीक, लेकिन फ्रेंड्स अभी क्या है, अभी मैं यहाँ आपको जोन वाइज अलग अलग नहीं बताने वाला हूँ, अभी मैं एक एवरेज कट ऑफ बताने वाला हूँ, कि मतलब कि जिसके ऊपर कट ऑफ जा ही नहीं, एवरेज का मैं कहूँ हाईएस्ट कट ऑफ बताने वाला हूँ। यानी कि जो टफेस्ट जोन है मैं उसका कट ऑफ यहाँ बताने वाला हूँ। यानी कि अगर आप टफेस्ट जोन का कट ऑफ देख लेंगे तो आपको अपना अंदाजा लग जाएगा कि आपका कट ऑफ जो जितना भी रहेगा उससे कम ही रहेगा, अधिक नहीं रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग बार बार पूछते हैं ना टफेस्ट जोन का कट ऑफ कितना जा सकता है, हाईएस्ट कट ऑफ कितना जा सकता है, तो आप लोग के मन में बहुत सारे सवाल ऐसे रहते हैं। तो टफेस्ट जोन की कट ऑफ बताने वाला हूँ, तो उसके नीचे ही कट ऑफ रहने वाला है, उसके ऊपर नहीं जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। और फ्रेंड्स, कट ऑफ हमेशा नॉर्मलाइजेशन के बाद बनता है, तो मैं जो कट ऑफ आपको दिखाने जा रहा हूँ वो नॉर्मलाइजेशन के बाद उतना स्कोर होना चाहिए, ना कि रॉ स्कोर होना चाहिए। आप लोग बार बार कमेंट बॉक्स पूछते हैं रॉ स्कोर है कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर है। ठीक है, नॉर्मल स्कोर है। तो फ्रेंड्स, जब कट ऑफ की बात आती है, कहीं भी आप लोग के दिमाग में कॉमन सेंस होना चाहिए, कट ऑफ की जब भी बात होगी तो नॉर्मलाइज स्कोर पे ही बात होगी, ना कि रॉ स्कोर पे बात होगी। रॉ स्कोर की बात होती है अलग से मैं बोल देता कि रॉ स्कोर आपका इतना होना चाहिए था। ठीक है, तो जब भी कट ऑफ होगा वो आपका क्या होगा, नॉर्मलाइज स्कोर पे ही डिसाइड होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं
कि किस फेज में कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, यानी कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। तो फिर इससे भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है इसका। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सेवन्थ फेज यानी लास्ट फेज जो था वो आपका हुआ था 23 जुलाई, 24 जुलाई, 26 जुलाई और 31 जुलाई को हुआ था। इसमें कितने कैंडिडेट्स थे? 2.78 लाख कैंडिडेट्स थे। लेकिन आपको मालूम है कि अटेंडेंस जो है इसमें लगभग 40% के आसपास था। जी हाँ फ्रेंड्स, लगभग 40% के आसपास था। यानी कहा जा सकता है कि लगभग 1,20,000 कैंडिडेट्स यहाँ अपीयर हुए थे। और अगर हम सिक्स फेज की बात करें जो अप्रैल 1, 3, 5, 6, 7, 8 को हुआ था, इसमें 6 लाख कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। और यहाँ भी अटेंडेंस लगभग 50%, 55% के आसपास था। 55 नहीं 50 था, क्योंकि सिक्स फेज में भी कम ही थे। ठीक है, तो यहाँ ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 3 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, 3 लाख कैंडिडेट्स। अब हम बात करें एनटीपीसी फिफ्थ फेज का, तो ये आपका चला था 4 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक, जिसमें 19 लाख कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। यहाँ भी अटेंडेंस आपका काफ़ी कम रहा है, 50% के आसपास रहा है। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि 10 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। ठीक है, और फिर आपका फोर्थ फेज हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो आपका चला था 15 फेब से 3 मार्च तक। इसमें कैंडिडेट्स फ्रेंड्स 15 लाख बुलाए गए थे, बट जो अपीयर हुए थे वो ऑलमोस्ट जो अपीयर होते आपके कह सकते हैं 55% के आसपास अपीयर होते, यानी 8 to 9 लाख अपीयर होते, उससे अधिक नहीं हुए थे। 9 तो हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, 8 लाख अपीयर हुए थे। ठीक, अब हम बात करें थर्ड फेज की फ्रेंड्स, तो ये आपका चला 31 जनवरी से लेकर के और 12 फरवरी तक। इसमें 28 लाख कैंडिडेट्स बुलाए गए थे। और यहाँ पे कैंडिडेट्स जो है काफ़ी कम अपीयर हुए थे। यहाँ भी 55 यानी कि 15 लाख के आसपास अपीयर, 50 लाख के आसपास अपीयर, यानी कभी भी किसी फेज में आपका जो अटेंडेंस है 60% क्रॉस नहीं किया है। ओवरऑल 55% के ही आसपास रहा है आपका टोटल अटेंडेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या है सेकंड फेज की हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपका 16 जनवरी से 30 जनवरी तक चला था। इसमें 27 लाख कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, यानी कि यहाँ भी कहीं ना कहीं 14 लाख के आसपास, 15 लाख के आसपास कैंडिडेट्स थे। ठीक, अब हम बात करते हैं फर्स्ट फेज जब स्टार्ट हुआ था 28 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक। तो ये फ्रेंड्स आप इसमें कितने बुलाए गए थे? 23 लाख कैंडिडेट्स बुलाए गए थे। तो जब 23 लाख कैंडिडेट्स बुलाए गए थे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी लगभग कितने कैंडिडेट्स रहे होंगे, मान सकते हैं कि लगभग लगभग 11-12 लाख यहाँ का कैंडिडेट्स रहे होंगे। कि पहले में भी काफ़ी कम कैंडिडेट्स थे, क्योंकि अचानक सेंटर बहुत दूर चला गया था कुछ लोगों का, इससे लोग परेशान हो गए थे। ठीक है, तो यानी देखा जाए तो ओवरऑल जो अटेंडेंस रहा है वो आपका कितना रहा है? 55% अटेंडेंस रहा। इसका भी इफेक्ट पड़ता है फ्रेंड्स कट ऑफ पे। ठीक है, अटेंडेंस का, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स एग्जाम नहीं दे पाते हैं, तो इससे आपका कट ऑफ थोड़ा डाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये टोटल फेज हो गए, इतने दिख रहे हैं। टोटल 1.26 करोड़ आपके मालूम है कैंडिडेट्स थे। अब हम बात करते हैं हाईएस्ट कट ऑफ कितना जा सकता है 100 मार्क्स में से। आपको मालूम है नेगेटिव मार्किंग था 1/3 का, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, नॉर्मलाइज स्कोर है, कि कट ऑफ जो है नॉर्मलाइज स्कोर पे ही डिसाइड होता है। मैं यहाँ जनरल यानी यूआर की बात कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम 82 to 84 जा सकता है। यानी कि 84 से ऊपर किसी भी जोन का कट ऑफ जाना लगभग मुश्किल है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, 84 से ऊपर किसी भी जोन का कट ऑफ जाना, किसी भी कैटेगरी का कट ऑफ ऊपर जाना मुश्किल है। अगर हम ओबीसी का बात करें तो ये हाईएस्टली आपका 76 से लेकर के 78 तक रह सकता है, यानी कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अभी ईडब्ल्यूएस से इंक्लूड नहीं, अभी हम बताते हैं उसका अलग से। एससी यहाँ पे क्या है 69 to 73, यानी एससी का भी मैक्सिमम 69 to 73 जाएगा। किसी भी जोन का कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाएगा। यानी कि अगर आपके रॉ स्कोर जो है 55 के आसपास बन रहे हैं और आपका जोन आपको लगता है कि मॉडरेट था या बाकियों कंपेरिजन में टफ था, तो फिर आपको सीबीटी 2 का प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि 55 अच्छा रॉ स्कोर माना जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है आपको नॉर्मलाइजेशन में 20 मार्क्स भी बढ़ सकते हैं, 15 मार्क्स भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, और जिनका रॉ स्कोर 65+ है, उन्हें तो बिना कुछ सोचे प्रिपरेशन लग जाना चाहिए, चाहे उनका कैसा भी शिफ्ट रहा हो। 65 बिल्कुल सेफ स्कोर है। ठीक है, वो किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे यूआर हो, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, कोई भी हो। ठीक है, और हम एसटी का बात करें फ्रेंड्स, एसटी का कट ऑफ जो है मैक्सिमम 64 से 68 के बीच रह सकता है। और अगर हम फाइनली ईडब्ल्यूएस का बात करें, जो फर्स्ट टाइम इंक्लूड हुआ है किसी भी एग्जाम में, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या एनटीपीसी फर्स्ट टाइम कट ऑफ इसे बनेगा। तो इसका कट ऑफ मैं पहले आपको बता चुका हूँ, बहुत से लोग ईडब्ल्यूएस पे अप्लाई नहीं कर पाए हैं डॉक्यूमेंट न होने की वजह से, उसका सर्टिफिकेट न होने की वजह से। लेकिन मैं आपसे लगातार बोलता रहा कि आपको डॉक्यूमेंट फिर से नया बनाना पड़ता है जब डीवी होता है। तो ठीक है, मैंने भी डीवी टाइम नया बनवाया था, आपको बताया था कई बार। ठीक है, जब मेरा पिछले डीवी हुआ था, तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कम लोग अप्लाई किए ईडब्ल्यूएस में, इसलिए इसका कट ऑफ जो है एससी से भी कम रहने वाला है, एसटी के आसपास रह सकता है, या फिर एससी एसटी
के बीच रह सकता है, यानी कहा जा सकता है कि 66 टू 70 के बीच मैक्सिमम इसका कट ऑफ जाएगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है 66 से 70 तक मैक्सिमम जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है, पिछले बार से कम ही रहेगा। ये मैं मैक्सिमम कट ऑफ की बात किया हूँ, मिनिमम कट ऑफ इससे काफ़ी कम रह सकते हैं। मिनिमम कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो यूआर का कट ऑफ जो 65 से 70 तक रह सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ओबीसी का 60 टू 65 रह सकता है। एससी का आपका रह सकता है 55 टू 60। एसटी का आपका रह सकता है 50 टू 55, यानी एसटी पे 50 पे भी सिलेक्शन हो सकता है। सीबीटी 2 के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं अगर 50 नॉर्मलाइज स्कोर है तो भी, कुछ जोन में जहां पे कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं। अब मीडियम जोन इसके बीच में रह जाएंगे। और वही हाल ईडब्ल्यूएस का भी फ्रेंड्स, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी आपका 50 से 55 अगर आपका है नॉर्मलाइज स्कोर, आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक एग्जाम होने के बाद कट ऑफ हो गया। अब जब कल आंसर किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि कौन सा जोन टफ था, कौन सा जोन ईजी था, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने स्कोर जब कमेंट करेंगे बताएंगे कि मेरा ये शिफ्ट था, मैंने इतना स्कोर किया है, मेरा रॉ स्कोर इतना है, मेरा ये डेट ये शिफ्ट था, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि किस डेट का कौन सा शिफ्ट टफेस्ट में था, किस डेट का कौन शिफ्ट ईजिएस्ट में था, किस डेट का कौन शिफ्ट मीडियम था, यानी कि मॉडरेट लेवल का था। इससे पता चल जाएगा तो आपको मैं बता पाऊंगा कि किस जोन वालों को नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फायदा मिलने वाला है और किस जोन वालों को कम फायदा मिलने वाला, मतलब किस डेट वालों को कम फायदा मिलने वाला नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आंसर की आने के बाद फिर से मैं एक बार अपडेट दूंगा आपको कट ऑफ के बारे में कि कितना कट ऑफ उसके बाद हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग हवा में बातें करते हैं, 90 95 चिल्लाते रहते हैं और आते 50 55 पे, तो हमेशा होता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।